स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। बायोलॉजी की नवीनतम वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर आज तक जो वीडियो बनाए हुए हैं उन वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट के अंदर अलग अलग यूनिट के हेडलाइंस और रिलेशन चैप्टर के नाम की हेडलाइंस बनाई हुई है। आप उसमें जाके पिछले जो वीडियो बनाए हैं उसको आप देख सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मानव के जो प्रमुख रोग है, जिसके अंदर हम जीवाणु जनित और कुछ वायरस से जनित विषाणु जनित रोग इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोग, यानी जो जीवाणु से होते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं। तो इसमें हमारी किताब में जो प्रमुख जीवाणु जनित रोग और विषाणु जनित रोग दे रखे हैं उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट है जीवाणु जनित रोग, जिसमें जो फर्स्ट दे रखा है वो है अपना टाइफाइड रोग। देखिए, टाइफाइड को अपन टाइफाइड फीवर या मियादी बुखार या मोती जरा भी कहते हैं। कई दिनों तक इसमें बुखार बनी रहती है और मरीज की हालत खराब हो जाती है, उसको कमजोरी हो जाती है। तो टाइफाइड फीवर बोलते हैं, या इसको मियादी बुखार भी बोलते हैं, या इसको मोती जरा भी बोलते हैं। इसके देखिए रोग जनक कौन है। रोग जनक का मतलब है जो रोग फैलाने वाला मुख्य कारक होता है, वो होता है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु। तो ये जो साल्मोनेला टाइफी होता है, ये एक बेसिलस प्रकार का यानी दंडाकार बैक्टीरिया होता है, छड़ी की आकृति का बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी। तो ये आप याद रखिएगा, टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से। तो ये एक प्रश्न बन जाता है यहाँ पे कि उस जीवाणु का नाम क्या है जो टाइफाइड फैलाता है, उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। बात है, जब ये शरीर में एंटर करता है तो ये कौन से अंग को प्रभावित करता है। तो प्रभावित अंग मुख्य रूप से होती है इसकी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन को ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, उसको प्रभावित करता है। अगर किसी को टाइफाइड होता है तो उस मरीज के क्या लक्षण होते हैं, तो उसके जो सामान्य लक्षण देखने को मिलते हैं, उसको लगातार उच्च ज्वर या बुखार जिसको अपन कहते हैं वो रहेगा। लगभग 39 डिग्री से 40 डिग्री तक उसको बुखार रहेगा, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान तो 37 डिग्री होता है। तो 39 से लेकर 40 तक एक उच्च तापक्रम शरीर का रहेगा, उसको बुखार रहेगी, उसको कमजोरी महसूस होगी, आमाशय में पीड़ा, उसको दर्द हो सकता है, कब्ज, सिर दर्द और भूख न लगना, और गंभीर स्थिति में आंत्र में छेद हो जाते हैं और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये जब क्रिटिकल कंडीशन या जब बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में रोग पहुंच जाता है तो मरीज की मृत्यु तक हो जाती है। तो ये कुछ सामान्य लक्षण है टाइफाइड के, जिसमें लगातार कई दिनों तक बुखार बना रहता है, सिर दर्द, कब्ज है, या उसको कमजोरी महसूस होना है, या उसके पेट में बार बार दर्द होना है, और भूख उसको नहीं लग रही है, कमजोर हो रहा है व्यक्ति। तो ये लक्षण टाइफाइड के होते हैं। और ये जब ये टाइफाइड की स्थिति होती है तो ये खूब ज़्यादा संक्रामक रूप से फैल जाता है। देखिए, संचरण कैसे होता है, आखिर ये फैलता कैसे है मनुष्य में। देखिए, इसका प्रमुख जो स्रोत होता है वो संदूषित भोजन और पानी है। मतलब अगर टाइफाइड का जीवाणु साल्मोनेला टाइफी किसी पानी में है या भोजन में है, तो ऐसा भोजन या पानी का इस्तेमाल कर लिया, जिसको संदूषित भोजन और पानी कहते हैं, ये इसका इस्तेमाल करने पर ये छोटी आंत में प्रवेश करता है। सबसे पहले छोटी आंत में चला गया, माउथ से हो गया ये आमाशय में, आमाशय से चला गया छोटी आंत में, और फिर रक्त के द्वारा प्लीहा में, वहाँ पर रुधिर केशिकाओं के द्वारा प्लीहा स्प्लीन में पहुंच जाएगा, और वहां से फिर यकृत में पहुंचकर अपनी संख्या को बढ़ाता है, और फिर पुनः छोटी आंत में पहुंच जाता है। और कुछ इसकी मात्रा है वो यकृत का जो पित्ताशय होता है, उस पित्ताशय में भी ये इकट्ठा होता रहता है। तो यहाँ पर छोटी आंत में आने के पश्चात ये यहाँ पर फैल जाता है, और अगर कई गंभीर स्थिति हो जाती है तो ये आंत्र की दीवार को भी नुकसान पहुंचाता है, उसमें छेद कर देता है। तो ये इसका संचरण का माध्यम है कि दूषित जो भोजन और पानी होता है उसी के द्वारा ये फैलता है।
तो इसको रोकने का उपाय यही है कि किसी भी प्रकार के दूषित भोजन या पानी की आशंका है दूषित होने की, तो उसको पीने से और ऐसे भोजन को खाने से बचा जाए और हाथ धोकर ही खाना खाना चाहिए। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं इनके द्वारा हम इसके प्रसारण को रोक सकते हैं। देखिए इसके लिए एक रोचक तथ्य एक प्रसिद्ध है इसके लिए टाइफाइड के लिए। तो एक एक लेडी थी मेरी मेलोन, जिसका फिर नाम दे दिया गया टाइफाइड मेरी, मतलब इसका वो एक नाम ही टाइफाइड मेरी रख दिया। ये जो मेरी मिलोन थी नामक महिला न्यूयॉर्क में रसोइया थी, जो अपने बनाए गए खाने से वर्षों तक टाइफाइड वाहक के रूप में टाइफाइड रोग फैलाती रही। मतलब ये कि मेरी मिलोन अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक बड़ी फैमिली के अंदर रसोइया थी, किचन में काम करती थी, खाना बनाती थी और जितने साल तक इसने काम किए और जितने सैकड़ों हजारों लोगों को इसने खाना खिलाया उन उस खाने में ये टाइफाइड के जीवाणुओं को फैलाती रही, वाहक के रूप में टाइफाइड को प्रसार करती रही। इसलिए इस लेडी का नाम ही टाइफाइड मेरी उपनाम रख दिया गया। लोगों ने इसको टाइफाइड मेरी कहना शुरू कर दिया। तो ये एक इसका नाम है मेरी मिलोन, जो कि टाइफाइड से संबंधित ये इसकी घटना थी। जब किसी व्यक्ति को टाइफाइड होता है तो उसकी जांच कैसे होती है? तो उसकी जांच के लिए एक टेस्ट इस्तेमाल होता है जिसका नाम है विडाल टेस्ट या विडाल परीक्षण। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टाइफाइड रोग के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो ये यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, उस टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट या विडाल परीक्षण। देखिए ये जो परीक्षण था ये एक जो वैज्ञानिक थे या जो आविष्कार करता था इसके जॉर्ज फर्नांड विडाल, उनके नाम पर ही इसका नाम है, टेस्ट का नाम विडाल परीक्षण। तो ये टाइफाइड का टेस्ट करता है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह से ये बता रहा है उस हिसाब से टाइफाइड का आगे जो ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इसके रोगजनक का नाम याद रखना है, रोगजनक का जिसमें साल्मोनेला टाइफी है, फिर ये कौन से अंग को प्रभावित करता है, इसके सामान्य लक्षण कैसे हैं, किसके द्वारा ये फैलता है और इसकी अगर कोई जांच का या कोई स्पेशल टेस्ट है तो उसका नाम याद रखना है। जिसे इसका टाइफाइड का जो टेस्ट होता है वो विडाल टेस्ट या विडाल परीक्षण इसका स्पेशल एक टेस्ट होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए अपन दूसरा जो जीवाणु जनित रोग दे रखा है अपनी बुक में वो है न्यूमोनिया। देखिए न्यूमोनिया, जिसमें न्यूमोन जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है लंग्स या फेफड़े। तो इसका मतलब है न्यूमोनिया हमारी फेफड़ों की डिजीज है, फेफड़ों को प्रभावित करने वाला एक रोग है। इसका जो रोगजनक है वो भी एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है, उसका नाम है, एक तो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और एक है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है, इन दोनों के द्वारा न्यूमोनिया रोग होता है। पहले हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी को हम बेसिलस इन्फ्लुएंजी भी कहते थे। इसका पहले का नाम था बेसिलस इन्फ्लुएंजी, अब इसका नाम रखा गया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो दोनों बैक्टीरिया के द्वारा न्यूमोनिया हो सकता है। देखिए जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया होता है ये गोल आकार के बैक्टीरिया होते हैं और ये आपस में जुड़कर एक स्ट्रिप एक पट्टी से बना लेते हैं इस तरह से लंबी लंबी। इसे इन्हें कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। इन्हें क्या कहेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस। ये गोल आकार के बैक्टीरिया होते हैं। जबकि जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी होते हैं ये ऐसे छड़ी के आकार के बैक्टीरिया होते हैं, लंबे लंबे दंडाकार बैक्टीरिया होते हैं इस तरह से छड़ी के आकार के। तो दोनों की आकृति में फर्क है। एक तो है स्ट्रेप्टोकोकस, कोकस, यहाँ पर जो कोकस वर्ड है, कोकस का मतलब होता है गोल आकृति की। तो स्ट्रेप्टोकोकस एक गोल आकृति के बैक्टीरिया होते हैं जो एक लंबी पट्टी के रूप में रहते हैं और ये न्यूमोनिया रोग फैलाएंगे। और एक दूसरा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये भी न्यूमोनिया रोग मानव में फैलाता है। देखिए ये किसको प्रभावित करता है? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है हमारे फेफड़ों की जो वायुकुपिकाएं होती है, एल्यूलाई ऑफ लंग्स। वायुकुपिकाओं को ये प्रभावित करता है और वायुकुपिकाएं क्या करती है,
ये गैसों का आदान प्रदान करती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने का काम करती है हमारे शरीर में। अब अगर किसी को निमोनिया होता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं? तो देखिए, निमोनिया रोग में फेफड़ों की वायुकुपिकाओं में संक्रमण होता है, जो एल्वियोलाई उसमें संक्रमण होता है, जिससे वायुकुपिकाओं में तरल भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है। और फ्लूइड भरने से फेफड़े सूज जाते हैं, क्योंकि फेफड़े की जो वायुकुपिकाएं बहुत ही कोमल संरचनाएं होती है, और अगर इनमें फ्लूइड भरता है तो वो वहाँ पर सूजन आ जाती है, और इसी स्थिति को हम निमोनिया कहते हैं। और जब ये फ्लूइड भर जाएगा तो ये कुपिकाएं काम नहीं करेगी, मतलब गैसों का आदान प्रदान नहीं करेगी, ऑक्सीजन को अंदर नहीं लेगी, तो व्यक्ति को क्या होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, उसको बुखार ज्वर आता है, उसको ठिठुरन यानी कपकपी लगती है, खांसी भी आती है, सिर दर्द होता है, और गंभीर स्थिति में होंठ और हाथ की जो अंगुलियां हैं, उनके जो नाखून है, होंठ और हाथ की जो अंगुलियों के जो नाखून होते हैं वो नीले होने लगते हैं। नीले क्यों होते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, ऑक्सीजन की कमी से वो नीले होने लग जाएंगे, क्योंकि कुपिकाएं हैं वो काम, उनमें फ्लूइड भरा हुआ है, तरल भरा हुआ है, इसलिए वो काम नहीं कर पा रही है, सूज गई है, इसलिए गैसों का आदान प्रदान बहुत कम होने वाला है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर में धीरे धीरे। और कई बार तो इतनी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है कि व्यक्ति या जो बच्चा है वो उसकी जान को भी खतरा होता है। बात ये है कि संचरण कैसे होता है, ये फैलता कैसे है। देखिए, तो ये एक वायु से संचरित होने वाला एक रोग है। देखिए, किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा खांसने या छींकने से हवा में छोड़े गए छोटी छोटी बूंदकों या जो छींटे होते हैं, जिनको अपन ड्रॉपलेट्स भी कहते हैं, को सांस द्वारा अंदर लेने पर स्वस्थ व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। जो कोई व्यक्ति निमोनिया से ग्रस्त है और वो जोर से छींकता है या खांसता है, तो वायु में हजारों की संख्या में छोटी छोटी पानी की बूंदें सी वो तैरने लगती है, जिनको ड्रॉपलेट्स या छींटे कहते हैं। उनके साथ वो जीवाणु मौजूद होते हैं। अब कोई स्वस्थ व्यक्ति अगर इन ड्रॉपलेट के संपर्क में आ जाता है या सांस द्वारा उसको अंदर ले लेता है, तो स्वस्थ व्यक्ति भी रोगग्रस्त हो जाता है। संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग में लिए गए गिलास, अगर संक्रमित कोई निमोनिया से ग्रस्त व्यक्ति है और वो गिलास से पानी पी रहा है या कोई बर्तन का इस्तेमाल कर रहा है, और फिर उस बर्तन या गिलास का इस्तेमाल कोई स्वस्थ व्यक्ति करता है, तो उसको भी निमोनिया हो सकता है। अब आती है कि डॉक्टर इसकी जांच कैसे करता है। तो जब भी निमोनिया होता है तो डॉक्टर क्या करता है, स्टेथोस्कोप छाती पे लगाता है। जो स्टेथोस्कोप होता है उसको ये छाती पे लगा के देखता है, तो फेफड़ों की ध्वनि सुनेगा। जो नॉर्मल ध्वनि, एक नॉर्मल ध्वनि होनी चाहिए वो अलग होती है, और जब ये तरल से भरे हुए फेफड़ों की ध्वनि आती है तो वो अलग ध्वनि होती है। तो स्टेथोस्कोप से फेफड़ों की ध्वनि सुनकर डॉक्टर पहचान लेता है, या फिर एक्सरे करवा के या बलगम जो कफ होता है उसकी जांच करवा के निमोनिया का पता लगाया जा सकता है। और जब पता लगता है तब डॉक्टर से वो एंटीबायोटिक्स देके और जो दवाएं देके इसको ठीक करता है। तो ये एक और प्रमुख जीवाणु जनित रोग था निमोनिया। इसके अलावा देखिए कुछ अन्य जीवाणु जनित रोग अपन और देखते हैं, जिसको किताब में आपके नाम दिए हुए हैं। ये है अतिसार, जिसको डायरिया या पेचिस, डिसेंट्री भी कहते हैं। देखिए, अतिसार या डायरिया जो होता है उसमें होते हैं पतले दस्त या लूज मोशन, और लूज मोशन जब गंभीर हो जाते हैं तो वो डिसेंट्री में कन्वर्ट हो सकता है, यानी खूनी दस्त। दस्त के साथ ब्लड सिक्रेशन यानी ब्लड भी आने लगता है। जब खूनी दस्त की स्थिति हो जाती है तो उसको हम डिसेंट्री या पेचिस कहते हैं। अब ये जो अतिसार है इसके या जो पेचिस है उसके क्या रोगजनक है, ये क्या लक्षण है। तो इसका रोगजनक देखिए, एक तो है साल्मोनेला नामक जीवाणु। तो साल्मोनेला जो वंश के जीवाणु होते हैं वो एक साइजेला नामक जीवाणु
और जो इकोलाई नामक जीवाणु है, ये सभी डायरिया या अतिसार फैलाते हैं। तो साल्मोनेला जीवाणु, साइजेला और इकोलाई, ये तीनों के कारण से डायरिया या अतिसार हो सकता है। इसके लक्षण क्या है देखिए, इसमें बहुत पतले पतले दस्त लगते हैं, लूज मोशंस होते हैं, और जब बहुत ज़्यादा पतले दस्त लगते हैं तो शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है, पानी बाहर निकल जाता है और खनिज तत्व भी बाहर चले जाते हैं। गंभीर स्थिति में खूनी दस्त यानी जो ब्लडी लूज मोशन होते हैं, दस्त के साथ खून भी बाहर आने लगता है, तो ये और भी ज़्यादा गंभीर स्थिति हो जाती है। तो ये इसके लक्षण है। इसका संक्रमण का जो माध्यम है वो है दूषित जल और भोजन से। अगर ऐसा जल पी लिया या ऐसा भोजन ले लिया जिसमें इस तरह के कोई जीवाणु मौजूद है, तो डायरिया या पेचिस का शिकार हो सकता है। तो इसमें ये पेचिस या अतिसार था। नेक्स्ट देखिए प्लेग। ये देखिए प्लेग है, इसको ब्लैक डेथ डिजीज भी कहते हैं, काली बीमारी रोग या ब्लैक डेथ डिजीज भी इसको बोलते हैं प्लेग को। इसका रोग जनक देखिए, इसका नाम है येरसीनिया पेस्टिस, जिसका पूर्व नाम होता था पास्चुरुला पेस्टिस। तो कई दिनों तक अपने इसको पास्चुरुला पेस्टिस लिखते थे, और अभी इसका नाम कर दिया गया है येरसीनिया पेस्टिस। तो देखिए ये भी ये जो ये बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया है ये चूहे में, या जो कीट आता है पिस्सू कीट, जो बिना पंखों वाला कीट होता है, इसके काटने से ये रोग फैल जाता है, प्लेग, जिसमें संक्रमित चूहे और संक्रमित जो पिस्सू कीट होता है उसके काटने से, पैरों में ये काट लेता है ये पिस्सू कीट। अगर उसमें ये येरसीनिया पेस्टिस नाम का कोई जीवाणु है तो वो मनुष्य में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये था प्लेग, जिसको अपन ब्लैक डेथ डिजीज भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन, देखिए डिप्थीरिया, ये है डिप्थीरिया। देखिए डिप्थीरिया, इसका रोग, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु जनित रोग है। इसके रोगजनक का नाम है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी। ये आपको नाम याद हो जाएगा, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी। इसको अपन लिखते हैं कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी। इसके लक्षण होते हैं, एक तो गले में खराश होती है, श्वास लेने में पीड़ा होती है, और तेज बुखार आता है। ये डिप्थीरिया के लक्षण है। तो आपको इसका रोगजनक का नाम याद रखना है, कोरनी बैक्टीरियम डिप्थेरी। अब देखिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट जीवाणु जनित रोगों के और नाम लिखे और उनके रोगजनक का नाम लिखे हैं। हालांकि आपके बुक में नहीं है, फिर भी आपके नॉलेज के लिए हमने यहाँ पे इसको लिख रखा है, तो आपको इसको थोड़ा इसको भी आप ध्यान में रखें। तो जैसे हैजा है, जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा फैलता है गर्मियों के दिनों में, तो हैजा को अपन कोलेरा कहते हैं। इसका जो रोगजनक का नाम है विब्रियो कोलेरी, ये हैजा का रोगजनक यानी बैक्टीरिया है। दूसरा है तपेदिक या क्षय रोग, या जिसको हम सामान्य भाषा में टीबी भी कहते हैं। तो इसका रोगजनक का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और अभी टीबी के लिए या तपेदिक के बचाव के लिए बच्चों को एट बर्थ, जन्मते ही एक टीका लगाते हैं जिसका नाम है बीसीजी का टीका। तो ये बीसीजी का टीका है वो टीबी या तपेदिक के बचाव के लिए ही लगाया जाता है, और एट बर्थ यानी जैसे बच्चा जन्मता है उसी टाइम इसको लगा दिया जाता है। इसका रोगजनक कौन है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तीसरी है देखिए काली खांसी, जिसको कुकर खांसी भी कहते हैं, या इसको वुपिंग कफ कहते हैं, या इसको परट्यूसिस भी कहते हैं, या इसका एक नाम और है 100 डेज कफ। 100 डेज कफ, 100 डेज का मतलब है ये देखिए लगभग 100 दिनों तक बहुत लंबी चलने वाली खांसी होती है, इसलिए इसको 100 डेज कफ भी बोलते हैं।
काली खांसी या कुकर खांसी वूपिंग कफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वूप की आवाज़ आती है। तो एक ये सूखी खांसी होती है और बहुत लंबी चलने वाली खांसी होती है। तो ऐसे मरीज की जो हालत है वो ख़राब हो जाती है। तो इसका जो रोगजनक है वो है बोर्डेटेला परट्यूसिस। बोर्डेटेला परट्यूसिस ये इसके रोगजनक बैक्टीरिया का नाम है। ये आपको याद रखना है, परट्यूसिस, बोर्डेटेला परट्यूसिस। एक है टिटनेस जिसको अपन धनुस्तंभ या लॉक जा भी कहते हैं। टिटनेस और टिटनेस की जो टीका आता है वो लगवाते रहते हैं। तो ये टिटनेस का जो जीवाणु का नाम है वो है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। ये मिट्टी में रहता है, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। इससे टिटनेस रोग होता है। इसको धनुस्तंभ भी बोलते हैं क्योंकि मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है। कंकाली पेशियों को ये प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा, और कंकाली पेशियों में तनाव उत्पन्न होते हैं। तो व्यक्ति इतना तनाव उसकी मांसपेशियों में होता है कि धनुष की तरह वो हो जाता है। या लोकजा, जो जबड़े की जो मांसपेशियां वो लोक हो जाती है, वो खिंच जाती है। तो ये एक टिटनेस का है, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। तो इसके लिए एक टीका, जैसे टीटी का टीका होता है, टिटनेस टॉक्साइड का टीका, जब भी ऐसी संभावना होती है चोट लग जाती है तो टीटी का टीका अपन लगवा लेते हैं। अगला है कुष्ठ रोग जिसको कोड या लेप्रोसी कहते हैं, या हैंसन का रोग या हैंसन डिजीज भी कहते हैं। कुष्ठ रोग, कोड या हैंसन का रोग, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं लेप्रोसी। तो इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। लेप्रोसी किससे हो रहा है? लेप्री से हो रहा है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से हो रहा है। तो ये भी एक जीवाणु जनित रोग है। और अगला है एंथ्रेक्स। देखिए एंथ्रेक्स ये भी एक जीवाणु जनित रोग है, और ये होता है बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपने जीवाणु जनित रोग और लिख रखे हैं, और इसके रोगजनक का नाम लिखे हैं, आप इसको भी ध्यान में रखें। अब अपन नेक्स्ट पढ़ रहे हैं विषाणु जनित रोग, यानी जो वायरस के द्वारा फैलते हैं। तो वायरस के द्वारा फैलने वाले कुछ रोगों के नाम दे लिख रखे हैं, और जो अपने बुक के अंदर जो मुख्य विषाणु जनित रोग दे रखे हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए सामान्य जुकाम, जो सबसे ज़्यादा जुकाम होती है, कॉमन कोल्ड जिसको बोलते हैं, सबसे ज़्यादा ये संक्रामक होती है और बहुत ज़्यादा ये फैलता है। देखिए सामान्य जुकाम जिसको कॉमन कोल्ड बोलते हैं, इसके वायरस का नाम है राइनो वायरस। ये एक पूरा समूह होता है जो कि हमारे नासा मार्ग को, ये श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है, राइनो वायरस। तो सामान्य जुकाम का कारक कौन है? राइनो वायरस। दूसरा देखिए इन्फ्लुएंजा, जिसको हम नॉर्मली फ्लू भी कहते हैं कि फ्लू हो गया, जैसे गर्मियों में फ्लू बहुत ज़्यादा फैलता है, तो इसको फ्लू या इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। इसका जो मुख्य रोग कारक है वो है ऑर्थोमिक्सो वायरस। देखिए ऑर्थोमिक्सो वायरस, ये याद रखिएगा। इन्फ्लुएंजा या फ्लू का जो मुख्य रोगजनक है वो एक वायरस है जिसका नाम है ऑर्थोमिक्सो वायरस। खसरा, जिसे मिजल्स बोलते हैं इसको, अब तो खैर ये होता नहीं है क्योंकि इसके ये एक ही बार होता है, फिर अपने अंदर एंटीबॉडी विकसित हो जाती है। तो खसरा या मिजल्स ये है पैरामिक्सो वायरस के कारण, पैरामिक्सो वायरस के कारण फैलता है, जिसको अपन नॉर्मली जैसे बोद्री भी कहते थे। तो ये खसरा फैलता था, और एक बार जब होता था तो शरीर एंटीबॉडी बना लेती थी, और ये फिर नहीं होता था। अगला है देखिए मम्पसी, जिसको गलसुआ भी बोलते हैं, जिसमें गला है वो सूज जाता है, और मुख्य रूप से जो पेरोटिड लार ग्रंथि होती है कान के पास, जो पेरोटिड लार ग्रंथि होती है वो सूज जाती थी, और पूरा गला सूज जाता था मम्प्स के अंदर, जिसको गलसोड़े या गलसुआ भी बोलते थे। इसका जो वायरस है वो भी पैरामिक्सो वायरस है, पैरामिक्सो वायरस। अगला है छोटी माता, जिसको चिकन पॉक्स भी कहते थे। छोटी माता या चिकन पॉक्स, जिसके अंदर दाने हो जाते थे शरीर पर, लाल लाल दाने, और दानों की संख्या कम होती थी और उनके अंदर एक फ्लूइड सा भर जाता था। इसका जो रोगजनक था वो वेरिसेला जोस्टर वायरस था, वेरिसेला जोस्टर वायरस। और एक है जो बड़ी माता, जिसको स्मॉल पॉक्स बोलते थे। ये इसमें दानों की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी, और इसका जो रोग कारक था वो था वेरियोला वायरस। देखिए वेरियोला वायरस। एक अगला रोग है एड्स,
एड्स का रोग कारक है HIV वायरस, जिसको अपन रेट्रो वायरस भी कहते हैं, रेट्रो फैमिली का सदस्य है ये। रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग, जिसमें पानी से डर लगता है, रेबीज जिसका रोग जनक है एक वायरस जिसका नाम है रेब्डो वायरस। पोलियो, इसका वायरस का नाम है पोलियो वायरस, या इसको पिकॉर्न वायरस भी कहते हैं, पिकॉर्न वायरस या पोलियो वायरस। और अभी जो कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19, उसका वायरस का नाम है कोरोना वायरस। और अभी कोरोना से पहले एक फ्लू और फैला था, इसको कहते हैं स्वाइन फ्लू, इसका वायरस का नाम है H1N1 वायरस। और इससे डेंगू भी फैलता है, इस डेंगू के वायरस का नाम है फ्लेवी वायरस, फ्लेवी वायरस। और इसको लेके आता ही है एडीज, जो मच्छर होता है वो इसको लेके आता है मनुष्य के शरीर तक। और इसी तरह से एक चिकनगुनिया होता है, जो इसमें जॉइंटों के अंदर दर्द होता है, जिसको अपन बोलते हैं, जिसके जो वायरस का नाम है वो है टोगा वायरस। तो ये टोगा वायरस है, ये फ्लेवी वायरस है। तो ये कुछ विषाणु जनित रोग और उनके रोग जनकों के हमने नाम लिख रखे हैं। तो नॉलेज के लिए आप इसको भी लिख लें और इसको भी देख लें। अब अपन जो किताब में मुख्य रूप से अपने जो वायरस जनित रोग दे रखे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, वो जो अपने किताब में बुक के अंदर जो वायरस जनित रोग दे रखा है वो है सामान्य जुकाम, जिसको कॉमन कोल्ड भी कहते हैं। सामान्य जुकाम या कॉमन कोल्ड ये मानव का सबसे ज्यादा संक्रामक रोग है, जो बहुत ज्यादा फैलता है, सबसे ज्यादा संक्रामक रोग है ये। और जो सबसे ज्यादा फैलता है उनमें से एक है, यानी संक्रामक, बहुत ज्यादा संक्रामक होने वाला एक रोग है सामान्य जुकाम, कॉमन कोल्ड। देखिए, इसका रोग कारक का नाम है वो राइनो वायरस, याद रखिएगा आप। राइनो वायरस, इसको नासा विषाणु का समूह कहते हैं, क्योंकि जो राइनो शब्द है ना, इस राइनो का मतलब होता है नोज या नोस्ट्रिल। तो ये हमारे नाक को या नासा मार्ग को प्रभावित करने वाला वायरस का एक ग्रुप है, पूरा एक फैमिली है, इसलिए इसका नाम है राइनो वायरस। तो राइनो वायरस से सामान्य जुकाम फैलता है। ये देखिए, प्रभावित किस किस अंग को करेगा, तो ये नाक को प्रभावित करेगा और श्वसन मार्ग जो है उसको प्रभावित करेगा। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे फेफड़े प्रभावित नहीं होते हैं। तो सामान्य जुकाम के अंदर फेफड़े प्रभावित नहीं होंगे, फेफड़े प्रभावित होते हैं निमोनिया के अंदर। तो ये केवल हमारे नाक और जो नाक का जो मार्ग है, नासा मार्ग है, नासा ग्रसनी है, कुछ श्वसन नली है, ये प्रभावित होते हैं। इसके सामान्य लक्षण क्या है, देखिए, तो जुकाम जब लगती है तो क्या होता है, नाक बंद हो जाते हैं, जिसको अपन नासीय संकुलता कहते हैं, यानी नेजल कंजेशन हो जाते हैं, नाक बंद हो जाते हैं ज्यादा श्लेष्मा के स्राव के कारण। तो नाक बंद हो जाते हैं और नाक से पानी जैसा द्रव निकलने लगता है, जिसको अपन कहते हैं कि नाक बहना, ये नाक बहने लगती है। और एक इसका लक्षण हो सकता है गले में खराश या जलन होना। तो जब सामान्य जुकाम लगती है तो कई बार स्टार्टिंग में गले के अंदर जलन होने लगती है, यानी कंठ दाह है, कंठ जलने लगते हैं, और फिर कंठ में खराश भी होने लगती है। और इसके अलावा जैसे कई बार ये होता है कि जब जुकाम लगती है तो स्वर रुक्षता हो जाती है, यानी हमारी आवाज दब जाती है, या हमारी आवाज है वो चेंज होने जाती है, फटी फटी सी आवाज आने लगती है। तो स्वर रुक्षता भी एक सामान्य जुकाम का एक लक्षण है। इसके अलावा खांसी भी आ सकती है, सिर दर्द, थकावट है, हल्का बुखार है, आंखों से पानी आना। तो आंखें भी पानी से भरी हुई रहती है अगर किसी कोई सामान्य जुकाम से ग्रस्त है। ये लक्षण देखिए 3 से 7 दिनों तक रहते हैं और बॉडी इसको अपने आप ठीक कर लेती है और फिर ये ठीक हो जाते हैं। ये लक्षण 3 से 7 दिनों तक रहेंगे। अगर ज़्यादा दिन तक रह रहे हैं तो हमें निश्चित रूप से डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। देखिए, इसका संक्रमण का तरीका क्या है, तो संक्रमण का तरीका वही है कि ये वायु से फैलता है, मतलब संक्रमित व्यक्ति है, कोई जुकाम वाला व्यक्ति है और वो जोर से खांसता है, यानी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से हवा में छोटी छोटी बूंदें, जिनको ड्रॉपलेट्स कहते हैं, वो फैल जाते हैं। हजारों की संख्या में छोटी छोटी बूंदें फैल जाती है वायु में। अब जब ये ड्रॉपलेट सांस द्वारा स्वस्थ व्यक्ति द्वारा अंदर ले ली जाते हैं, यानी वो सांस में अंदर ले लेता है, तो संक्रमण फैलने लगता है। संक्रमित व्यक्ति के ड्रॉपलेट से
संक्रमित व्यक्ति के ड्रॉपलेट से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी संक्रमण हो जाता है। तो संक्रमण फैलने लगता है। संक्रमित व्यक्ति के ड्रॉपलेट से संक्रमित वस्तुओं के संपर्क में आने से भी संक्रमण हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति है संक्रमित व्यक्ति और उसकी कोई चीज, वो कोई वस्तु या चीजें काम में ले रहा है और उसकी चीजों को अपन काम में लेते हैं, वस्तुओं को काम में लेते हैं, तो वो संक्रमण हो सकता है। जैसे अगर संक्रमित व्यक्ति का पेन है या उसकी किताब है या उसका कोई प्याला कटोरी है या दरवाजे के मुट्ठे हैं, वो दरवाज़ा पकड़ रखा है, या वहाँ से जो वायरस लग गया, या कंप्यूटर पर वो काम कर रहा है, कंप्यूटर का कीबोर्ड है या माउस है या टेबल है, तो जिस जगह पर संक्रमित व्यक्ति रह रहा है वहाँ पर भी ये वायरस से हो सकता है और स्वस्थ व्यक्ति को इसका संक्रमण हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम केवल जीवाणु जनित और वायरस जनित रोगों के बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रोटोजोआ जनित जो मलेरिया रोग है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो प्रोटोजोआ जनित रोग है जैसे मलेरिया और अमीबियासिस, ये दोनों, और इसके अलावा जो कृमि जनित रोग है उसको भी अपन पढ़ने वाले हैं। अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।